हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ज्ञान कोश। दोस्तों, हमारे समाज की बात की जाए तो शादी को एक कारोबार में कोई अगर लेकर के जाए तो कितना अजीब लगेगा कि पैसे कमाने के लिए शादियां की जा रही हैं। बट वहीं पर ऐसा ट्रेंड देखने को मिल रहा है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, जहां पर रेंटल वाइफ है, उनका कारोबार चल रहा है। लिटरली ये जो बात लिखी हुई है एग्जैक्टली ऐसी बात है। आप ये मत समझना कि केवल ये कोई क्लिकबेट खेलने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ वो शादियां जो हो रही हैं जिसमें रेंटल वाइफ फिक्स हो रही हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वो कॉन्ट्रैक्ट में सारी डील होती है कि हाँ भाई, क्या उम्र है, कितनी खूबसूरती है, कितना उसका पैसा लगेगा, कितने समय के लिए होगा, वो सारी चीजें मोर और लेस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे डिसाइड हो रही है। ये जो चीज थी, इसी से रिलेटेड एक डेवलपमेंट अभी रिसेंटली इंडोनेशिया में भी देखने को मिली। ठीक है, वहां पर प्लेजर मैरिज का एक कॉन्सेप्ट देखने को मिला, जहां पर जो मिडिल ईस्ट के शेख था ना, मिडिल ईस्ट से शेख जो है वो जाते हैं इंडोनेशिया में और वहां जाकर के खूबसूरत लड़कियों से शादियां करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आपको पता है इस्लाम के अंदर दो धड़ों में बटा हुआ इस्लाम, एक तो है शिया, एक सुन्नी। तो जो शिया कम्युनिटी में हम देखें तो कुछ शियाज है ना, वो आप देखोगे कि निकाह है मुता, ठीक है, निकाह है मुता, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर रिलाय करते हैं। ये एक तरीके का टेम्परेरी मैरिज का कॉन्सेप्ट होता है। ये भी इंडोनेशिया में देखा गया। इसमें क्या है कि जो टूरिस्ट है वो आएगा, आकर के ये देखेगा कि हाँ जी, मुझे एक किराए पे पत्नी चाहिए। वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सबसे पहले तो ये कि हाँ भाई, शुरुआत तो ऐसे होती थी कि जो फैमिलीज हैं वो अपनी बच्चियों को पुश किया करती थी कि जाओ आप कॉन्ट्रैक्ट में जाके एनरोल कर लो और उसके साथ में रहो उसकी पत्नी बन करके, और बदले में पैसे कमा करके लेके आओ। तो पहले तो फैमिलीज पुश किया करती थी। अब ये क्या है, बड़ा प्रोफेशनल मामला हो गया वहां पे। अब वहां पर होने क्या लग गया है कि ब्रोकर्स हैं, एजेंसीज हैं, वो खुल गई हैं। तो लोग वहां जाकर के कांटेक्ट करते हैं। शेख मिडिल ईस्ट के पैसे होते हैं बहुत उनके पास में, वो जाकर के पैसा देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के लिए लेकर के आते हैं, हाँ भाई ये ऑप्शन है आपके पास में। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी कंसर्निंग है। ये वाकई में एक कल्चर को कितना डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ये बातें अभी रिसेंटली इंडोनेशिया में तो प्लेजर मैरिज के तौर पे देखी गई, और अभी जो मैं बात कर रहा हूं रेंटल वाइफ की, जिससे कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर महिलाएं या लड़कियां अपने टूरिस्ट पार्टनर के साथ में जो घूमने आया उसके साथ में टाई अप करके चल रही हैं, वो थाईलैंड में देखा गया है। तो ये जो कल्चर है ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इधर, और ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है हमारे लिए जानना। खैर, आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों के लिए यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज रन कराए जा रहे हैं 2026 के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हो, संकल्प कोर्स ज्वाइन कर लो अगर इंग्लिश या हिंदी में है तैयारी करने का मूड, या टाइटन ज्वाइन कर लो अगर इंग्लिश में हो तो। ठीक है, इसी तरह 2025 के प्रहार और टाइटन, अगेन वही मीडियम का कॉन्सेप्ट, 8,000 रुपए मात्र इसकी रेट चल रही है। राइट, फंडामेंटल फीचर्स की बात करें तो आपको यहां पर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, डेली एमसीक्यू प्लस मेंस क्वेश्चंस प्लस सीसेट की क्लासेस, और आपको कॉम्प्रिहेंसिव जीएस की पूरी बुक्स अवेल करा दी जाएंगी मात्र 8,000 में। एडमिशन ओपन है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक्सप्लोर कर लो पूरा बाकी और डिटेल्स के लिए। तो ऐसे में क्या होता है कि जो शेख लोग हैं, हम मुद्दे पे आते हैं कि इंडोनेशिया की तरफ वो आते हैं प्लेजर मैरिज के लिए, और वो आकर के क्या करते हैं, भाई पैसा है उनके पास में, तो आकर के ये देखते हैं कि हाँ भाई सुंदर लड़की हमें मिल जाए जिससे कि हम एक तरीके से ऐसे रिलेशनशिप को मेंटेन करके चले जहां पर हम डोमेस्टिक सपोर्ट भी ले सके, मेंटल सपोर्ट भी ले सके और सेक्सुअल सपोर्ट भी ले सके। इस तरीके की मैरिजेस का कॉन्सेप्ट अभी रिसेंट टाइम में इंडोनेशिया में हाईलाइट हुआ। बट फिर इस बात को लेकर के बड़े कंसर्न्स हुए, तो इंडोनेशियन अथॉरिटीज तो देखो अलर्ट हो गई। बट ये जो चीजें हैं ये थाईलैंड की, आप कह सकते हो कि थाईलैंड की एक ऐसी सिटी जो कि मोर और लेस आपने बातों में सुनी होगी, पटाया में ये बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, ये रेंटल वाइफ या रेंटल गर्लफ्रेंड वाला। इस चीज से रिलेटेड एक बुक भी अभी रिसेंट टाइम में आई है, थाईलैंड्स टैबू, द राइज ऑफ वाइफ रेंटल इन मॉडर्न सोसाइटी। ये लिखा है लोवर्ड ए इमैनुअल ने। इसमें यह बताया कि थाईलैंड के अंदर ये जो कल्चर है ये बहुत बढ़ गया है। इसके पीछे कारण क्या है, इसके पीछे इन्होंने 2-3 कारणों को एक्सपोज किया या फिर अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। नंबर 1 कि जो लड़कियां पुअर बैकग्राउंड से आती हैं वो अपने परिवारों की सहायता करने के चक्कर में इस तरीके से रेंटल वाले एरिया में या रेंटल वाले एग्रीमेंट में सेटल कर जाती हैं। दूसरा ये बताया गया कि थाईलैंड के अंदर एक पर्सनल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप या फिर पर्सनल जो इंडिपेंडेंस है उसके लिए बहुत हद तक फ्लेक्सिबल अप्रोच है। इसका मतलब ये कि सोशल जो एक होता ना कि रेस्ट्रिक्शंस है वो थाईलैंड में आपको बहुत कम देखने को मिलेगी। इसलिए लड़कियां वहां पर फ्रीडम बहुत एंजॉय करती हैं और मोर और लेस उनकी तरफ से बाय चॉइस भी ये किया जाता है।
सवाल ये आता है ये कहां पर इस तरीके के सिनेरियो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो पटाया में भी आप देखेंगे तो पर्टिकुलरली वहां पर आप जो नाइट क्लब्स हैं या फिर वहां पर बार हैं वहां पर देखने को मिलता है, या फिर रेड एरिया। अब इसको आप देखा जाए तो वैश्यावृत्ति जो होती है उसके प्रोस्टिट्यूशन उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये अपने आप में एक प्रोफेशनल मैनर में काम किया जा रहा है। आप देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट जो साइन होता है वो जैसे टूरिस्ट आता है ना, कोई भी पटाया में पहुंचता है तो वो कहता है, मतलब एक तरीके से मार्केट की तरह जाता है, जैसे सब्जी खरीदने के लिए कोई जा रहा है। मतलब एक गलत सेंस में मत लेना, क्या होता है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। वहां पर देखता है कि हाँ भाई ये XYZ लड़की है, ओके डन, तो इसके साथ में हम, मतलब ये मेरी वाइफ बनने के काबिल है, मुझे लगता है इसकी ब्यूटी के हिसाब से, इसकी एज के अकॉर्डिंग और इसके एजुकेशन के अकॉर्डिंग, जो कि मोर और लेस मुझे यहां पर आप कह सकते हो कि मेरे लिए एक पार्टनर का काम कर सकती है टेम्परेरी बेसिस पे। तो वहां पर फिर सबसे पहले मीटिंग करते हैं एक टेम्परेरी प्लेस डिसाइड करके, फिर उसके बाद में जब फर्स्ट मीटिंग सक्सेसफुल होती है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट पे बात पहुंचती है, फिर डिसाइड होता है कि हाँ भाई कितने रुपए दिए जाएंगे। आप यहां पर माने 1600 से लेकर के $1,16,000 तक। अब आप देखो कितना ज्यादा रेट यहां पर इन लोगों ने फिक्स कर रखी है ना, 1,16,000 से लेकर के $1,16,000 तक का अमाउंट जो है वो पे किया जाता है। अब इसमें क्या है कि ये मोरलेस ये वेडिंग एक तरीके की फॉर्मल नहीं होती है, जस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ। जैसे ही टूरिस्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट की डेट फिक्स रखते हैं, तो जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट की डेट खत्म होगी टूरिस्ट चला जाएगा, तो वो रिलेशनशिप भी वहीं पे धराशायी, वहीं पे खत्म। तो आप क्या देखते हैं यहां पर, ये एक तरीके की टेम्परेरी रिलेशनशिप है। इसके अंदर कुछ पार्टनर्स ऐसे होते हैं जो कि मोर और लेस लॉन्ग टर्म भी चला लेते हैं अपने रिश्ते को। लॉन्ग टर्म में चलाते हैं तो क्या है, महिला को फिर कहीं ना कहीं कमाने का एक लॉन्ग टर्म जरिया मिल जाता है, बट अगेन ये फिक्स नहीं है, ये मोर और लेस उस कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर चल रही है। फिर सवाल ये आता है कि क्या थाईलैंड की सरकार को इसका पता है? इसका आंसर है यस, थाईलैंड की गवर्नमेंट को इसको पता है, बट वहां पर इसको रेगुलेट करने से संबंधित कोई कानून नहीं है। और ये कल्चर है ना, ये बहुत हद तक फैल चुका है, जहां पर जो महिलाएं हैं वो पैसा कमाने के लिए मजबूरन हो या फिर कुछ बाई चॉइस भी हो ही जाती हैं फिर, कि हाँ भाई ज्यादा माथापच्ची का खेल नहीं है, बस अपने आप को मेंटेन करके चलना है उस हिसाब से। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इनकम सोर्स बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब एक चीज यहां पर जानने वाली बात है कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाली या फिर रेंटल वाइफ या रेंटल गर्लफ्रेंड का, ये आप देखेंगे कि ये जापान और साउथ कोरिया से यहां पर आया है। अब यहां पर कैसे आया भाई, इसका सीधा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगती है, जब महिलाओं को लिबर्टी मिलती है, तो वो कहीं ना कहीं एकदम से ओपन अप हो जाती हैं। सीधी बात है, महिलाएं एम्पावरमेंट के लिए अपने एफर्ट्स करती हैं, बहुत मेहनत करके पैसा कमाने की कोशिश करती हैं, बट कई सर्कमस्टांसेस ऐसी बन जाती हैं जहां पर महिलाएं पैसा कमाना भी चाहती हैं बट फेवरेबल कंडीशन नहीं बन पा रही है। तो ऐसे में कई सिचुएशन ऐसी बन जाती है जहां मजबूरन फिर इस तरीके के एक तरीके से आप कह सकते हो कि इस तरीके के प्रोफेशन में उनको एंटर होना पड़ता है ना। तो साउथ कोरिया जापान में भी इसी तरीके से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस का जिन्होंने मार खाया था जिन महिलाओं ने, उनके साथ में इस तरीके की प्रॉब्लम देखी गई थी, और वो आज के टाइम पे थाईलैंड में ट्रेंड कर रहा है। और उसके पीछे मैंने आपको बताया कि एक तो गरीबी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरी इंडोनेशिया में जो प्लेजर मैरिज हुई है ना, उसके पीछे तो एक बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट क्या देखने को मिला कि मान लो किसी लड़की ने एक लव मैरिज के रिलेशनशिप के आधार पर अपनी शादी कर ली। अब उस लड़की की शादी हो गई पर घर वाले उससे नाराज हैं कि भाई तू कैसे शादी कर सकती है, तो उस लड़की को फिर वो थोड़ा सा टॉर्चर करेंगे कि तू ऐसे शादी नहीं कर सकती। पर एक केस ऐसा निकल के आया था कि लड़की के दादा के पास में एक टूरिस्ट का मैसेज आता है कि भाई मुझे एक इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट पे वाइफ चाहिए। थाईलैंड वाला केस बता रहा हूं मैं। तो ऐसे में दादा अपनी पोती को कहता है कि तू जा और उसकी एक तरीके से प्लेजर वाइफ बन जा, कॉन्ट्रैक्ट वाइफ बन जा। इस तरीके से फैमिलीज पुश भी करती हैं, कई बार मजबूरन, कई बार फैमिलीज भी पुश कर देती हैं। और फिर आज के टाइम पे ये प्रोफेशन के तौर पे जहां पर एजेंट, दलाल काम कर रहे हैं, तो ये एक सिनेरियो जो है वो साउथ ईस्ट एशिया में देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये बहुत ही ज्यादा अपने आप में एक कह सकते हैं कि आज के टाइम पे देखने को मिल रहा है थाईलैंड और इंडोनेशिया में, जहां पर वहां की कल्चर की बात मैंने आपको बताई कि बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच है, सामाजिक प्रतिबंध बहुत कम है, रिलेशनशिप और पर्सनल इंडिपेंडेंस को लेकर के वहां पर ज्यादा कुछ माथापच्ची नहीं करते हैं लोग। ठीक है भाई, तुम तुम्हारी जिंदगी अपने हिसाब से जियो। तो उसमें कहीं ना कहीं उसका एक कह सकता है ना, एक शेड ये भी है वहां पर जो हमने देखा। ठीक है,
तो इस तरीके से इस वीडियो में तो इतना ही था। अब देखो, आप लोगों के लिए एक सवाल भी मैं पूछना चाहूंगा। टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, महिलाओं के लिए अच्छी कंडीशन तैयार करनी जिससे कि वो जॉब भी कर सके और उनके बच्चे भी अगर पैदा हो तो उनको टाइम पे रिलीफ भी दिया जा सके। तो बताइए ये प्रोविजन आपको कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत, किस पार्ट के तहत आपको देखने को मिलता है? पार्ट एंड आपको डेफिनेटली दूसरा हिस्सा मैंने बताया आर्टिकल, ये दोनों आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपनी राय भी अपने कमेंट में जरूर दें। थैंक यू।